प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 9 में वर्णित साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया भाषण, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। क्यों कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत देश को आलसी लोगों का देश कहा है, भारत देश को अभागा देश कहा है, क्योंकि भारत के लोग अकर्मण्य हो गए हैं, निकम्मे हो गए हैं, आलस्य में डूब गए हैं और इसी कारण से अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। यदि भारत वाले अपने आलस्य को छोड़ दें, निकम्मेपन को छोड़ दें और पूरे परिश्रम से कर्मठता के साथ में कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े तो भारतवर्ष निश्चित रूप से उन्नति कर सकता है। इस प्रकार अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वह बहुत कुछ है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि बलिया नामक छोटे से स्थान पर बहुत सारे लोग बहुत ही उत्साहपूर्वक एकत्र होकर एक आयोजन कर रहे थे, जबकि वहां पास में ही स्थित बनारस नामक स्थान पर इस प्रकार का कोई न तो आयोजन हो रहा था और न ही इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई गतिविधि संपन्न हो रही थी। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत को अभागा और आलसी देश कहा है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, भारतवर्ष के लोग आलस्य में भरे होने के कारण ही अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे। लेखक के अनुसार किसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर ही यहाँ के लोग जागते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं और तभी जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। ये रेलगाड़ी के डिब्बे हैं जो इंजन के बिना नहीं चलते। बलिया जैसी छोटी जगह पर उत्साह के साथ लोगों ने जो आयोजन किया है यह खुशी की बात है। यानी बनारस के लोग कुछ नहीं करते, वे छोटा सा कार्य कर दें, यही बहुत बड़ी बात है। इसमें साहित्यकार ने व्यंग्य करते हुए बनारस के लोगों को कहा है कि यदि वे कोई छोटा सा कार्य भी कर दे तो यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोग जीवन में उन्नति करने के लिए राजे महाराजे, नवाब और हाकिमों की ओर देखते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें राजे महाराजे प्रेरणा प्रदान करें या उनको नवाब लोग प्रेरणा प्रदान करें अथवा हाकिमों के द्वारा उन्हें प्रेरणा प्रदान की जाए। इस प्रकार हिंदुस्तान के लोग जीवन में उन्नति करने के लिए या तो राजे महाराजाओं की ओर देखते हैं अथवा नवाब और हाकिमों की ओर देखते हैं। भारतीयों के आलस्य और अकर्मण्यता को देखकर ही भारतेंदु जी ने ऐसा कहा कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। उन्हें भारतीयों के आलसी होने का बेहद दुख है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जहां रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हो वहां क्यों न ऐसा समाज हो। वाक्य में लेखक ने किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बलिया के मेले में बलिया जैसे छोटे से स्थान पर एकत्र जन समूह को संबोधित करते हुए अपना भाषण व्यक्त किया है। बलिया जैसे छोटे से स्थान पर उत्साह में भरकर बहुत सारे लोगों को देखना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के लिए प्रसन्नता का विषय भी था तो आश्चर्य का भी विषय था। और ऐसा आयोजन बलिया नामक स्थान पर इसीलिए हो पाया क्योंकि वहां पर रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर थे। रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर का प्रशासन होने के कारण ही और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के कारण ही बलिया जैसे छोटे स्थान पर इस प्रकार का भव्य आयोजन हो पाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह मानना है कि सभी धर्म, संप्रदाय, जाति इत्यादि के लोग एकता के सूत्र में कर भारतवर्ष की उन्नति करें। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेखक के अनुसार भारतीय आलस्य से भरे होने के कारण कार्य के प्रति उत्साह नहीं रखते हैं। भारतीयों में हनुमान की सी शक्ति तो है, पर हनुमान को बल याद दिलाने वाले जामवंत जैसे कुशल नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है। हमारे भारतीय लोग हनुमान की तरह हैं, लेकिन उन्हें बल याद दिलाने के लिए जामवंत की आवश्यकता अवश्य ही होती है, जो इन्हें प्रेरित कर सके। बलिया जैसी छोटी जगह में
इतने सारे लोगों को उत्साह के साथ एकत्र हुए देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। इसका श्रेय उन्होंने तत्कालीन कलेक्टर रॉबर्ट बहादुर साहब को दिया। यह समारोह उनकी प्रेरणा का परिणाम है। लेखक ने आलस्य विहीन भारतीय समाज की कल्पना की है। लेखक ने ऐसे समाज की कल्पना की है जिसमें आलस्य नहीं हो, जिसमें अकर्मण्यता नहीं हो। इस प्रकार लेखक ने आलस्य विहीन भारतीय समाज की कल्पना की है। जनता परिश्रमी हो और जाति वर्ग संप्रदाय विहीन सुंदर समाज का निर्माण हो सके। ऐसा समाज जिसमें जाति धर्म संप्रदाय का कोई भेदभाव न हो, न ऊंच नीच का किसी प्रकार का भेदभाव हो, और एक सुंदर समाज का निर्माण हो सके। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए क्यों कहा है। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा कि भारतवर्ष के लोगों को चाहिए कि वे अपने यहाँ पर व्याप्त ऐसे कारणों को तलाश करें जिनके कारण से भारत देश अब तक भी पिछड़ा हुआ है और भारत की उन्नति नहीं हो पाई है। जिस प्रकार से किसी भी ट्रेन को चलाने के लिए इंजन की आवश्यकता होती है, इंजन के बिना ट्रेन और ट्रेन के पीछे लगे हुए डिब्बे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को भी कोई न कोई चलाने वाला हो। उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा कि जिस प्रकार हनुमान जी को उनका बल याद दिलाने के लिए जामवंत की आवश्यकता है, इसी प्रकार भारत के लोगों को भी उनका बल याद दिलाने के लिए किसी विशेष नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है। इस प्रकार से लेखक ने अपने देश की खराबियों के मूल कारण खोजने के लिए कहा और इन कारणों को दूर करने के पश्चात ही भारतवर्ष की उन्नति हो सकती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेखक के अनुसार भारत के लोग आलसी और अकर्मण्य हैं तथा यहां कुशल नेतृत्व का अभाव है। नेतृत्व करने वाले यानी राजे महाराजे नवाब और हाकिम अपनी मस्ती में मस्त हैं। जिस समय यह भाषण दिया गया था उस समय अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों का राज होने के कारण जो भारतवर्ष के लोगों का नेतृत्व करने वाले थे उनमें राजे महाराजे नवाब और हाकिम ही प्रमुख रूप से थे, और ये सभी यानी राजे महाराजे नवाब और हाकिम सभी अपनी मस्ती में मस्त थे। यहाँ लोगों के पास हनुमान का सा बल है, कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता है, किंतु हनुमान को बल याद दिलाने वाले जामवंत की अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार हनुमान जी को उनका बल जामवंत जी ने याद दिलवाया था, इसी प्रकार से भारतवर्ष के लोगों को भी उनका बल याद दिलाने के लिए जामवंत जैसे लोगों की ही आवश्यकता है। भारतीयों में आत्मबल का अभाव है, उनमें उत्साह नहीं है, उन्हें किसी की प्रेरणा की आवश्यकता है। इस प्रकार इन बहुत सारी कमियों की ओर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने संकेत किया है। भारतीय अपना आत्मबल बढ़ाएं, अपने उत्साह को बढ़ाते हुए प्रेरणा प्राप्त करके वे भारतवर्ष की उन्नति के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील बन जाएं। इन खराबियों के कारण देश की उन्नति नहीं हो पा रही है। जिस प्रकार ट्रेन बिना इंजन के नहीं चल सकती, ठीक उसी प्रकार हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो। अतः भारतेंदु चाहते हैं कि लोग इन खराबियों के मूल कारणों को जानें और उन्हें दूर करें। इन कारणों को जानकर इनके कारणों को यदि दूर कर लिया जाएगा तो भारतवर्ष भी उन्नति कर सकेगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, देश की सब प्रकार से उन्नति हो इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए हैं उनमें से किन्हीं चार का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। देश की सब प्रकार से उन्नति हो इसके लिए लेखक ने बहुत सारे उपाय बताए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें सभी प्रकार के लोगों को, सभी जातियों धर्म संप्रदाय इत्यादि के लोगों को आपस में मिलजुल कर एकता के सूत्र में बंध करके देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। हमारे देश की आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन निर्माण भारत में ही होना चाहिए। हमें हमारे देश का निर्यात बढ़ाना चाहिए, आयात को यथासंभव कम करना चाहिए और इस प्रकार से बालकों को शिक्षित किया जाए कि वे स्वावलंबी बने, शिक्षित बने और रोजगार के साधन
तलाश करते हुए वे भारत देश की उन्नति करने में अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर सके। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, भारतेंदु जी ने देश के पिछड़ेपन को देखकर बहुत दुखी थे। वह चाहते थे कि देशवासी हर क्षेत्र में उन्नति करें। उनके द्वारा बताए गए 4 उपाय इस प्रकार से हैं, निम्नलिखित हैं। उनके द्वारा बताए गए 4 उपाय निम्नलिखित हैं। देशवासी आलस्य और निकम्मेपन का त्याग करके समय का सदुपयोग करें। परिश्रम से धन अर्जित करते हुए बेकारी की समस्या दूर करें। पूर्वजों द्वारा धर्म को लेकर बनाए गए सामाजिक नियमों के मर्म को समझे। धर्म के बनाए जाने का क्या उद्देश्य है, किस प्रकार से उनके माध्यम से समाज में विशेष रूप से सुधार किया जा सकता है, इस प्रकार जो पूर्वजों द्वारा बनाए गए धर्म की विधियां हैं उनके जो नियम हैं, उन नियमों के मर्म को अवश्य ही समझना चाहिए। उनमें देश काल के अनुसार यथासंभव सुधार करते रहें। सामाजिक भाईचारा बनाए रखें। संप्रदाय, जाति, वर्ग और उपासना के भेदों को भुलाकर एकता का परिचय दें। किसी भी प्रकार का जाति, धर्म, संप्रदाय और उपासना से संबंधित कोई भेदभाव न रखें और एकता का परिचय दें। बच्चों को ऐसी शिक्षा दिलाएं जिससे वे स्वावलंबी बनकर देश को उन्नत और समृद्ध बना सकें। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, लेखक जनता से मतांतर छोड़कर आपसी प्रेम बढ़ाने का आग्रह क्यों करता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है कि भारतवर्ष को अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए ही गुलाम बनाया है। उन्होंने भारत के अलग अलग संप्रदायों को, जातियों को, धर्म के लोगों को आपस में बांट दिया और इस प्रकार से उन्होंने भारत देश को गुलाम बना दिया। हमें चाहिए कि हम इन सभी बातों से ऊपर उठें और एकता के सूत्र में बंधकर देश को प्रगति पथ पर अग्रसर करें। किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, संप्रदाय इत्यादि की बातों में, ऊंच नीच में और भेदभाव में न आकर हमें एकता के सूत्र में बंधकर ही भारतवर्ष को आगे बढ़ाना चाहिए और विभिन्न प्रकार के मतांतरों को हमें छोड़ देना चाहिए। आपसी प्रेम के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भारतेंदु जी का कहना है कि प्रेम, सद्भाव, सहयोग और संगठन ही भारतवर्ष को प्रगति पथ पर आगे बढ़ा सकता है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, भारतेंदु जी का यह भाषण उस समय दिया गया है जब देश अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के अनुसार ही देश को गुलाम बनाया था। भारतेंदु जी ने अंग्रेजों की इस चाल को देखकर ही भारतीयों को यह प्रेरणा दी थी कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वे अपने देश के गौरव और कुल धर्म के बारे में सीख कर उन्नति करें। धर्म, संप्रदाय व जाति के आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव न हो तथा कोई भी आपस में द्वेष भावना न रखे। सब भाईचारे से एकता के सूत्र में बंधकर कार्य करें। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना न रखें। हिंदुस्तान के सभी निवासी आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में संगठित होकर प्रेम भाव से रहें तो देश की उन्नति हो सकेगी। देश की उन्नति का मूलाधार आपसी प्रेम, सहयोग, सद्भाव और संगठन है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आज देश की आर्थिक स्थिति के संदर्भ में नीचे दिए गए वाक्य का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसीस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है कि जिस प्रकार से गंगा नदी अनेक धाराओं में विभक्त होने के बाद भी एक होकर के सागर में गिर जाती है, उसी प्रकार से हिंदुस्तान के लोगों के परिश्रम से अर्जित की गई लक्ष्मी यानी हिंदुस्तान के लोगों द्वारा कमाया गया धन भी अनेक धाराओं में होता हुआ हजार तरह से
इंग्लैंड चला जाता है, फ्रांस में चला जाता है, जर्मनी में चला जाता है, अमेरिका में चला जाता है। यानी भारत देश के लोगों की पसीने की गाढ़ी कमाई यानी लक्ष्मी हजार तरीके से दूसरे देशों को चली जाती है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, जापान इत्यादि देशों में भारत की लक्ष्मी चली जाती है। हमें चाहिए कि हम देश की आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करना शुरू करें, वस्तुओं का निर्माण करना शुरू करें। हम अपने आयात को कम करें और निर्यात को यथासंभव अधिक से अधिक बढ़ाएं। जब देश का धन देश में ही रहेगा तभी देश समृद्ध हो सकेगा। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, गंगा हजारों धाराओं में प्रवाहित होती हुई अंत में सागर में मिल जाती है। हमारे देश का धन भी इसी प्रकार विभिन्न रूपों में विदेशों में बाहर जा रहा था। हम विदेशी वस्तुओं के प्रति आकर्षित थे और वहां की बनी वस्तुओं को अधिक महत्व देते थे। छोटी से छोटी वस्तु विदेश से मंगाकर उसका उपभोग करते थे। इसके कारण देश का धन इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका आदि देशों को जा रहा था। भारत देश के लोगों के कठिन परिश्रम से अर्जित की गई लक्ष्मी यानी धन राशि दूसरे देशों को जा रही थी, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका आदि प्रमुख है। आज भी हमारे देश को विदेशों से अनेक वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। निर्यात की तुलना में आयात बहुत अधिक है। इस कारण देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ रहा है। यदि हमारे देश का निर्यात बढ़ जाए, आयात कम हो जाए, तो हमारा देश भी प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ने लगेगा। देश का धन देश में ही रहे तभी भारतवर्ष आर्थिक महासत्ता बन सकेगा। इसी कारण सरकार आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं पर जोर दे रही है और यही कारण है कि जब भारत का धन भारत में ही रहेगा तभी भारतवर्ष आर्थिक महासत्ता बन पाएगा। इसी कारण से सरकार आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं पर विशेष रूप से जोर दे रही है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, आपके विचार से देश की उन्नति किस प्रकार संभव है? कोई 4 उदाहरण तर्क सहित दीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपके जीवन के अनुभवों के अनुसार आपको अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। आपके विचार से देश की उन्नति किस प्रकार हो सकती है, इससे संबंधित 4 उदाहरण आपको तर्क सहित प्रस्तुत करने हैं। हमारे देश का राजनीतिक नेतृत्व मजबूत इच्छा शक्ति वाला हो, निडर हो, निर्भीक हो और जो देश के हित में समुचित फैसले लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। इस प्रकार का हमारे देश को राजनीतिक नेतृत्व चाहिए। हमारे देश का आर्थिक पक्ष भी बहुत मजबूत होना चाहिए, आयात कम करना चाहिए और निर्यात को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिए जिससे विदेशों के उद्यमी भी यहां आकर निवेश कर सकें। इसके साथ ही साथ हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ बाहरी सुरक्षा की समस्त प्रकार की स्थितियों को भी पूरी तरह से मजबूत करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में रहने वाले सभी धर्मों, संप्रदायों, जातियों के लोगों को आपस में एकता के सूत्र में बंधकर रहना चाहिए। इस प्रकार इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, आज देश की जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हुई है। देश को एक कुशल, दूरदर्शी, निर्भीक, साहसिक निर्णय ले सकने वाला राजनीतिक नेतृत्व चाहिए जो देश को उन्नति की ओर ले जा सके। ऐसा नेतृत्व जो कुशल हो, दूरदर्शी हो, निर्भीक हो, साहसिक निर्णय ले सकने की क्षमता वाला हो, इस प्रकार का राजनीतिक नेतृत्व हमारे देश को चाहिए जो देश को उन्नति की ओर ले जा सके। यह उन्नति किसी क्षेत्र विशेष में नहीं बल्कि सर्वांगीण होनी चाहिए। हमारे 4 सुझाव निम्नलिखित हो सकते हैं। सर्वप्रथम देश को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाना है। इसके लिए हमें देश के निर्यात व्यापार को बढ़ाना होगा। अपनी आवश्यकता की अधिक से अधिक वस्तुएं स्वयं ही निर्मित करनी होगी। दूसरा है, देश में ऐसी परिस्थितियां बनानी होगी कि विदेशी उद्यमी यहां धन निवेश करने के लिए
आकर्षित हों और विदेशी उद्यमी यहां आकर अपना धन निवेश करें और हमारे देश की प्रगति में अपनी सहभागिता करें। आंतरिक सुरक्षा के साथ ही देश की बाह्य सुरक्षा को भी अत्यधिक मजबूत करना होगा। देश आंतरिक रूप से भी मजबूत रहे और बाह्य रूप से भी पूरी तरह से मजबूत रहे। इस प्रकार देश की एकता और मजबूती सुनिश्चित करनी पड़ेगी। हर हाल में देश की सामाजिक एकता और समरसता को बनाए रखना होगा। सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय, उपासना की पद्धतियां इत्यादि को एकजुट होकर राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान देना पड़ेगा। इस प्रकार हर हाल में देश की सामाजिक एकता और समरसता को बनाए रखना होगा। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, भाषण की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। एक भाषण है। जैसा कि भाषण देना एक कला है। भाषण देने के लिए व्यक्ति संबंधित विषय वस्तु का चुनाव करता है। किसी समस्या विशेष का भी चुनाव किया जा सकता है और उस पर बिंदुवार तर्कपूर्ण तरीके से अपनी प्रस्तुति की जाती है। तथ्यपरक रूप से रोचकता के साथ में अपनी विषय वस्तु को उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया जाता है। इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया भाषण, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें भी एक समस्या का चयन किया गया है। बिंदुवार और तर्कपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें भी उदाहरण दिया गया है। ट्रेन के इंजन के बिना डिब्बे नहीं चल सकते, या हनुमान को बल याद दिलाने की आवश्यकता है, या मलूक दास का दोहा हो, या और अन्य प्रकार के उदाहरण। इस प्रकार से विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से इसमें वक्ता ने अपनी बात स्पष्ट की है। अपनी बात को बिंदुवार, क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से इसमें प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतवर्ष की उन्नति कैसी हो, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का दिया गया भाषण है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, भाषण देना एक कला है जो साहित्य की सभी विधाओं से भिन्न है। भाषण की कुछ विशेषताएं हैं। भाषण तथ्यात्मक होता है, जिसमें किसी समस्या विशेष पर ध्यान दिया जाता है। भाषण तर्कपूर्ण और उदाहरण सहित भी होता है। भाषण की भाषा सरल और बोलचाल की होती है, व्यंग्यात्मक भी हो सकती है, उसमें रोचकता भी होती है और उसमें प्रभावोत्पादकता भी होती है। भाषण जन समूह को संबोधित करके दिया जाता है। कभी कभी वार्तालाप शैली का भी इसमें प्रयोग होता है। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु जी का बलिया में दिया हुआ भाषण है। इसमें भारतेंदु जी ने मेले में एकत्र जन समूह को संबोधित करते हुए देश की उन्नति कैसे हो, इस विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने रेल के डिब्बों का उदाहरण देकर भारतीयों के आलस्य को प्रकट किया। भाषा सरल और बोलचाल की है। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत और अजगर करे न चाकरी जैसी काव्य पंक्तियों का समावेश करके भाषण को रोचक बनाया गया है। अतः स्पष्ट है कि यह एक भाषण है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो से लेखक का क्या तात्पर्य है। वर्तमान संदर्भों में इसकी प्रासंगिकता पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो से लेखक का आशय यह है कि हमें अपनी ही भाषा में बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए अपने विचारों का आदान प्रदान करना है और इस प्रकार अपनी ही भाषा में किए गए विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से हम अपने लोगों के साथ में सहज, सरल एवं सुलभ अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अपने हृदय की बात को हम लोगों को बहुत ही आसानी से बता सकते हैं और उनकी बात को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। हमें चाहिए कि हम हमारे देश की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मातृभाषा का पूरी तरह से सम्मान करें। इन सभी भाषाओं को हम सीखें, जानें, परखें और अपने जीवन में इन सब का उपयोग करें। जैसे कि अंग्रेजी भाषा वर्तमान की आवश्यकता बन गई है। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि वैश्वीकरण के इस दौर में अलग अलग देशों से संपर्क साधने की आवश्यकता है और संपर्क साधने में हम अंग्रेजी भाषा का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें हमारे देश की भाषा पर ही गर्व करना है, लेकिन हम सुविधा
के लिए यदि दूसरी भाषा का भी उपयोग करना चाहें जिससे हम अपनी उन्नति सुनिश्चित कर सकें, तो हमें अनेक देशों की या अन्य देशों की भाषाएं भी सीखनी चाहिए। इस प्रकार उन भाषाओं का उपयोग करते हुए हम अपना सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर सकें। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, भारतेंदु जी ने यह भाषण उस समय दिया था जब भारत में अंग्रेजी शासन था और हम गुलाम थे। अंग्रेजों ने अंग्रेजी भाषा को महत्व दिया, हिंदी को नहीं। अनपढ़ लोगों के लिए उसका महत्व नहीं था। देश की उन्नति अपनी भाषा में ही होती है। जिस तरह पराई वस्तु या उधार ली गई वस्तु पर घमंड करना व्यर्थ है, उसी प्रकार दूसरी भाषा पर घमंड या गर्व करना भी व्यर्थ है। अपनी भाषा जल्दी से समझ में आती है, उसमें सरल, सहज व सुगम अभिव्यक्ति हो सकती है। दूसरी भाषा को महत्व देने से व्यक्ति हीनता महसूस करता है, दूसरी भाषा को महत्व देने से हीनता आती है। अपनी भाषा से देश प्रेम और देशभक्ति की भावना उत्पन्न होती है। दुनिया के सभी देशों में अपनी भाषा को महत्व दिया जाता है। दूसरे देशों में जाकर भी वे लोग अपनी ही भाषा बोलते हैं। देश की आज़ादी के पश्चात वर्तमान परिस्थितियों में अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा मानी जाती है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संपर्क इसी भाषा के माध्यम से किया जा सकता है। हमें भारतवर्ष की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा को जानना, सीखना बहुत आवश्यक है। हमें हमारे देश की राजभाषा को, राष्ट्रभाषा को और मातृभाषा को जानना, सीखना, बोलना बहुत आवश्यक है। किंतु वैश्वीकरण के इस दौर में अन्य देशों की भाषाओं के ज्ञान से हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वांगीण उन्नति कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने देश की भाषा पर तो गर्व का अनुभव करते ही हैं, क्योंकि यह अपने देश की भाषा अपने देश के साथ में जुड़ाव करती है, लगाव करती है, देश के साथ प्रेम की भावना उत्पन्न करती है। लेकिन हमें दूसरे देशों की भाषाएं भी इसलिए सीखनी चाहिए कि हम उन भाषाओं का उपयोग करके उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हुए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सर्वांगीण उन्नति कर सकें। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। कै सास के अनुमोदन से फिर परदेश चला जाएगा। इसका संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र के भाषण भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है से लिया जाकर हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित किया गया है। भारतेंदु जी ने भाषण में कहा कि जिस प्रकार दुर्लभ मानव शरीर और गुरु की कृपा पाकर भी जिसने संसार सागर को पार नहीं किया, जिसने यह दुर्लभ मानव शरीर पाया है, जिस पर गुरु की कृपा भी हो गई है, इसके बावजूद भी जिसने इस संसार सागर को पार नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। एक उदाहरण देकर उन्होंने अपनी बात को पुष्ट किया है। यदि कोई बहू जो सास की स्वीकृति पाकर एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, वह बहू उस प्रियतम का लाज के कारण मुंह भी नहीं देखे और अपनी छाती ठंडी न कर सके, अपने प्राण प्रिय प्रियतम से बात भी न कर सके, तो इसे उस बहू का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। उदाहरण देते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बताया कि जिस प्रकार से कोई बहू जो सास की स्वीकृति पाकर एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी ऐसे प्राण प्रिय प्यारे पति से जो बहुत समय से परदेश में गया हुआ है, इस प्रकार बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, वह बहू उस प्रियतम का लाज के कारण, शर्म के कारण मुंह भी न देखे और अपनी छाती ठंडी न कर सके। छाती ठंडी करना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है दिल के अरमान पूरे करना। अपने प्राण प्रिय प्रियतम से बात भी न करे, शर्म के मारे, लज्जा के मारे अपने प्राण प्रिय प्रियतम यानी अपने पति से बात भी न करे,
तो इसे उस बहू का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जिस बहू को सास ने स्वीकृति प्रदान कर दी, सूना और एकांत रात में सूना रंग महल है, लेकिन लाज के मारे यदि वह अपने पति से बात भी न करे, उसका मुंह भी न देख सके, तो इसे उस बहू का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। भारतेंदु जी के अनुसार सभी सुविधाओं को पाकर भी भारतीय लोग अपनी उन्नति न कर सके, तो यह उनका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। विशेष इस प्रकार से है, भारतीयों की अकर्मण्यता पर व्यंग्य किया गया है। छाती ठंडी करना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। भाषा सहज व सरल है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। ख, दरिद्र कुटुंबी इस तरह वही दशा हिंदुस्तान की है। संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र के भाषण भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है से लिया जाकर हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1 में संकलित किया गया है। दरिद्र कुटुंबी इस तरह, उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, भारतेंदु जी ने अपने भाषण में कहा कि भारत के लोग आलसी हैं और काम करने से घबराते हैं, निकम्मेपन के शिकार हैं, बेरोजगारों की संख्या अधिक है, कोई रोजगार नहीं होने के कारण अमीरों की चापलूसी करते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण देकर कहा कि जैसे दरिद्र कुटुंबी जिस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से कोई लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। फटे कपड़े होने पर लज्जा के कारण लोगों की निगाह से बचने का प्रयत्न करती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान की भी वही दशा है जो एक लाजवंती कुल की वधू की यानी उसकी बहू की होती है, जो फटे कपड़ों में अपने अंग प्रत्यंग को बचाने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन फिर भी उसकी दशा बहुत अधिक दयनीय हो गई है। वह अपनी लाज को, अपनी इज्जत को ठीक प्रकार से बचा भी नहीं पा रही है और इसी प्रकार की दुर्दशा हिंदुस्तान की हो गई है। उसी प्रकार गरीब भारतीय भी अपनी गरीबी को छिपाने का प्रयास करते रहते हैं। स्वयं को गरीब कहलाने में इन्हें लज्जा का अनुभव होता है। विशेष इस प्रकार से है, भारतीयों की निर्धनता और बेरोजगारी का मूल कारण आलस्य व निकम्मेपन को बताया गया है। इसकी शैली व्यंग्यात्मक है और इसमें सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रश्न 10, निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। ग, वास्तविक धर्म तो शोधे और बदले जा सकते हैं। संदर्भ इस प्रकार से है, प्रस्तुत गद्यांश भारतेंदु हरिश्चंद्र के भाषण भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है से लिया जाकर हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराभाग 1 में संकलित किया गया है। भारतेंदु जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने धर्म को लेकर जो नियम बनाए हैं उनमें सामाजिक जीवन को लाभ पहुंचाने वाली बातें छिपी हुई है। धर्म को आधार बनाकर उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जिनके पालन से स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सामाजिक भाईचारे आदि के लाभदायक नियमों का स्वतः ही पालन होता रहता है। हम धर्म को आधार बनाकर इस प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाते हैं जिनके माध्यम से स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा सामाजिक भाईचारे आदि के लाभदायक नियमों का स्वतः ही पालन हो जाता है। वास्तविक धर्म तो ईश्वर की सच्चे मन से आराधना करना है। ईश्वर के चरण कमलों की आराधना करना ही वास्तविक धर्म, सच्चा धर्म बताया गया है। धर्म के नाम पर पालन की जाने वाली ये बातें समाज धर्म कही जा सकती है। वास्तविक धर्म के नाम पर यानी वास्तविक धर्म तो ईश्वर की सच्ची उपासना आराधना को ही बताया गया है। ईश्वर के चरण कमलों की आराधना करने को ही वास्तविक धर्म बताया गया है। इसके अतिरिक्त धर्म के नाम पर पालन की जाने वाली ये बातें समाज धर्म कही जा सकती है। इन्हें समाज धर्म ही कहा जा सकता है। इन सामाजिक रीति रिवाजों को स्थान और समय के अनुसार सुधारते रहना ही बुद्धिमानी है। विशेष इस प्रकार से इनका भारतेंदु जी ने भारतीय समाज में व्याप्त अंध परंपराओं का स्पष्ट रूप से
विरोध करते हुए देशवासियों को प्रगतिशील विचारों को अपनाने की प्रेरणा दी है। शैली व्याख्यात्मक है और प्रेरणात्मक है। इसकी भाषा पूरी तरह से सहज और सरल है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 9 में वर्णित साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया भाषण, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम उपयोगी पाठ्य सामग्री लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।